हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी इस लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले हैं जो हमारा खेती और पशुपालन है। लोगों ने नवपाषाण युग में किस तरह से उन्होंने लगभग 10,000 वर्ष पहले जो है खेती और पशुपालन को अपनाया, और लोग जो खेती को अपनाया वो लोग कृषक कहलाए यानी किसान कहलाए, और जो लोग पशुपालक यानी कि जो जानवरों को पालते थे और उनसे उनकी उपयोगी जो है जरूरतों की वस्तुएं थे वे प्राप्त करते थे जानवरों से, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, ये सारी चीजें। यानी कि जानवरों को पालने वाले जो उनकी देखरेख करते थे, जो उनकी सुरक्षा प्रदान करते थे, उन लोगों को पशुपालन कहा जाता गया। तो इस तरह से हम लोग खेती और पशुपालन के विषय में चर्चाएं कर रहे थे। फिर हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया, यानी कि 12,000 वर्ष पहले जो हम सभी आज भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जो भोजन हम सभी खाते हैं, वे सभी किसकी देन है? घरेलूकरण की प्रक्रिया का ही देन है। चलिए, हम सभी कुछ छोटा सा बच गया था पशुपालन, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों का पशुपालन में तो पशु पशुपालक जो पशुओं को पालते थे। तो पशुपालक में क्या है कि तकरीबन जो है नवपाषाण युग में लोगों ने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये कुत्ते का जंगली पूर्वज था, और धीरे धीरे लोगों ने गाय, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को पालने लगे। ये सभी जो पशु थे, ये मवेशी झुंड में रहा करते थे। झुंड में जैसे गाय, बैल, बकरी हो गए, तो ये सभी झुंड में रहते थे और घास खाते थे। अतः क्या इसलिए जिन लोगों ने इनको पाला था, लोगों ने इनकी सुरक्षा आक्रमणकारी
जंगली पशुओं या जानवरों से की। तो देखिए यहाँ क्या है कि पहला तो नवपाषाण युग में, पहला है पशुपालक में कि नवपाषाण युग में लोगों ने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। लोगों ने गाय, भेड़, बकरी और सुअर जैसे पशुओं को पालने लगे। ये मवेशी, जो ये गाय, बैल, बकरी, ये सब भेड़ थे, ये मवेशी झुंड में रहते थे और घास खाते थे, घास खाकर जिंदा रहते थे। इसलिए लोगों ने इनकी सुरक्षा आक्रामणकारी जंगली पशुओं या जानवरों से की। तो इसीलिए इन लोगों को पशुपालन कहते हैं। पशुपालन इन प्रक्रियाओं को कहते हैं। और जो पशुपालक होते हैं वे क्या होते हैं? जो इन पशुओं को पालते हैं, इन पशुओं की देखभाल करते हैं, उसे हम पशुपालक कहते हैं। तो यहाँ खेती और पशुपालन होगा। खेती और पशुपालन, और खेती पशुपालन तो प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया, प्रोसेस। लेकिन जो पशुपालक होते हैं वे उन लोग को कहते हैं जो जो गाय, भेड़, बकरी जैसे पशु हैं जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, उन पशुओं को जो पालते हैं उन लोगों को पशुपालक कहा जाता है। चलिए ऐसे लोगों को पशु मीन्स जानवर, और पालक मीन्स जो पालते थे उनको पशुपालक कहा जाने लगा। पशुपालक कहा जाने लगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं घरेलू की प्रक्रिया। घरेलू की प्रक्रिया, घरेलू की प्रक्रिया ये लगभग 12,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई ये प्रक्रिया। इसमें क्या होता था घरेलूकरण की प्रक्रियाओं में? घरेलूकरण की प्रक्रिया में, घरेलूकरण की प्रक्रिया इसको कहते थे घरेलू। चलिए देखिए, तो लोगों ने पौधे उगाने लगे। लोगों ने पौधे उगाए और लोगों के पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाने लगा। घरेलूकरण की प्रक्रिया। तो लोगों के पौधे उगाने, लोग क्या करते थे पहले? पौधे उगाते थे, है ना, खुद जो है अनाज का उत्पादन करते थे। फिर जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया जो होती थी, जो प्रोसेस होती थी, उसको क्या कहते थे? घरेलूकरण की प्रक्रिया। अर्थात अपने घर में, अपने आसपास, है ना, जमीन पर, है ना, अपने घरों के जमीनों पर
खेत उगाना, खेती फसलें उगाना, खेती करना, और अपने घर पे जानवरों को पालना, इन प्रक्रियाओं को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर अन्य जंगली पौधे या जानवरों से भिन्न होते थे, क्योंकि अपनाए गए पौधे लोगों द्वारा चुने जाते थे। ये पौधे, अपनाए गए पौधे लोगों द्वारा, पौधे और जानवर लोगों द्वारा चयन किए जाते थे। तो देखिए, ये जो अपनाए गए पौधे थे और जो जानवर होते थे, जो लोग पालते थे अपने घर पर, जो लोग अपने अनाज यानी खेती जो करते थे, ये जंगली पौधे, जो पौधे घर में जो लोग लगाए, जो पौधे का उत्पादन, जो फसलें का उत्पादन, यानी जो पौधे लोग जो घर में उगाते थे, वे पौधे किसी जंगली जानवरों से वो भिन्न होते थे, अलग होते थे। और जिस जानवर को लोग जो घर में पालते थे, उनके दांत और सींग छोटे छोटे होते थे। किसके तुलना में? उन जंगली जानवरों की तुलना में जो घर में पालने वाले जो पालतू जानवर होते थे, उनके सींग और दांत छोटे छोटे होते थे। इसलिए कहा गया है कि अपनाए गए जो पौधे होते थे और जो जानवर थे, वो अन्य जंगली पौधे या जानवरों से भिन्न होते थे, क्योंकि अपनाए गए पौधे जो होते थे और जानवर, वो लोगों द्वारा चयन किए जाते थे, यानी लोग उनका चयन करते थे। जिन पौधे को उगाना होता था, वो उनका लोग चयन करते थे। जिन जानवरों को लोगों को अपने घर में पालना होता था, उनका लोग चयन करते थे। इसीलिए वो जंगली जानवरों की तुलना में या पौधों की तुलना में अलग होते थे, भिन्न होते थे। चलिए, पौधे या जानवरों की पौधे या जानवरों लोग उन पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यानी कि लोग उन पौधों या जानवरों को
चयन करते थे अपने घरों में पौधे उगाने को, जो उन पौधे को लोग घर में उगाते थे या उन जानवरों को पालते थे जो कम बीमार पड़ते थे, है ना, जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती थी। फिर लोगों ने उन पौधों को उगाया, लोग उन पौधों को उगाते थे जो या जिनसे बड़े दाने के अनाज मिल सके, बड़े दाने के अनाज मिल सके। तो लोग उन्हीं पौधों को उगाते थे जिनसे बड़े दाने के अनाज मिल सके, और उन्हीं पौधों को उगाते थे जिनके डंठले मजबूत होते थे, ताकि अनाज के दानों का भार सहन कर सके। तो देखिए, लोग उन्हीं पौधों को उगाते थे या जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, और लोग उन्हीं पौधों को उगाते थे जिनसे बड़े बड़े दाने के अनाज होते थे, है ना, और साथ ही जिनके डंडले जो हैं वो मजबूत होते, ताकि वे क्या करते, ताकि वे अनाज के जो बड़े बड़े दाने होते हैं उनके भार को सह सके, उनके भार सहने की क्षमता उनके डंडलों में हो। किनके? पौधों के डंडले में। चलिए, यही है कि जिनके डंडले मजबूत होते थे ताकि अनाज के दानों का भार सहन कर सके। चलिए, साथ ही साथ लोग उन जानवरों को प्रजनन कराने के लिए चुनते थे जो अहिंसक होते थे। लोग उन जानवरों को रिप्रोडक्शन के लिए चुनते थे जो अहिंसक होते थे, जो हिंसक नहीं अहिंसक होते थे, यानी गुस्सैल स्वभाव के जो नहीं होते थे, अहिंसक होते थे। तो ऐसे ही जानवरों को लोगों ने प्रजनन के लिए चुना। फिर इसलिए अपनाए गए पौधे व जानवर अन्य जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग होते थे। अपना जिन पौधों को लोग उगाते थे तो वे जंगली पौधों से अलग होते थे, क्योंकि
उनसे बड़े बड़े दाने के अनाज उगते थे। लेकिन जिन जानवरों को लोग पालते थे, यानी कि पालतू जानवर, किस तरह से जंगली जानवरों से भिन्न होते थे? क्योंकि जो पाले गए जो जानवर होते थे उनके सींग और दांत छोटे होते थे। पालतू जानवरों के सींग और दांत छोटे होते थे। हम जो भोजन खाते हैं वे इसी प्रक्रिया की देन है। जो भोजन हम खाते हैं वे इस प्रक्रिया की देन है। जो भी अनाज, जो भी गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर ये सब खाते हैं वे किसकी देन है? घरेलूकरण की ही प्रक्रिया की देन है। लोगों ने खेती करना सीखा, है ना, लोगों ने पशुओं को घर में पालना सीखा। इससे क्या हुआ कि लोग स्वतः आत्मनिर्भर हो चुके हैं, है ना। लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस तरह से हमारे 20 लाख वर्ष पहले हमारे जो आरंभिक मानव होते थे वो घूमते थे, तो भोजन के लिए उनको घूमना पड़ता था। लेकिन आज जैसे ही नवपाषाण युग आए, जैसे 10,000 वर्ष पहले लोगों ने खेती और पशुपालन को अपनाया और अपने जीवन को बेहतर किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग ने जाना कि लोग जो है धीरे धीरे बेहतर होने लगे। लोग धीरे धीरे जो है खेती अपनाने लगे, खुद जो है फसलें उगाने लगे और जानवरों जैसे गाय, बैल, बकरी और आप कुत्ते जैसे जानवरों को लोगों ने पालने लगे। इस तरह से लोग जो है उनसे कई उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त करने लगे। तो लोगों का जीवन जो है धीरे धीरे बेहतर होने लगा। लोग एक जगह स्थिर होने लगे, एक जगह लोगों का रहना निश्चित होने लगा। तो नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली का क्या तात्पर्य है कि जो बीज बोए जाते थे उनके विकसित होने में समय लगता था। जैसे कुछ दिन, महीने या कुछ साल। इसलिए पौधे उगने के बाद उनकी देखभाल करने के लिए लोग एक ही जगह रहने लगे। तो अस्थाई जीवन शैली लोग अपनाने लगे, यानी एक फिक्स, यानी एक ही जगह रह के लोग कई सारे काम करने लगे। जैसे कि पौधे जो उगते थे, यानी बीज बोने से लेकर के पौधे के उगने तक की जो प्रक्रिया होती थी,
जैसे पौधों की सिंचाई है ना, खरपतवार हटाने, और पौधों की जो जानवरों हैं और जो चिड़ियां जो होती थी उनसे रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए भी लोगों को एक जगह रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल उगने तक और पौधे की सिंचाई खरपतवार हटाना, और जानवरों व चिड़ियों से फसलों की सुरक्षा करनी पड़ती थी। तो लोग जो है जब बीज बोते थे किसी पौधे को उगाने के लिए या फसलें उगाने के लिए, तो उनके यानी बीज बोने से लेकर के फसलें उगाने तक लोगों को कई सारे काम करने पड़ते थे। जैसे पौधे की सिंचाई कैसे करनी होती है, खरपतवार हटाने, और साथ ही साथ उन फसलों की यानी कि उन पौधों की जानवरों या चिड़ियों से सुरक्षा तक सारा काम जो है लोगों को उस समय देखना पड़ता था। आज भी लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया आगे चल रही है। एक बेहतर जीवन शैली, नवीन जीवन शैली का अर्थात क्या है? बेहतर जीवन शैली। नवीन जीवन शैली का तात्पर्य क्या है? बेहतर जीवन शैली। बेहतर जीवन शैली। लोग अब आदिम से प्राचीन पुराने से अब आधुनिकता की ओर जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने खेती और पशुपालन को अपनाया। चलिए, तो जब फसल की कटाई होती थी उस समय अनाजों की जो इस्तेमाल होती थी बहुत ही सोच समझकर किया जाता था। अनाज का भोजन और बीज के रूप में आवश्यकता अनुसार बचाकर रखना पड़ता था। इसलिए लोगों ने भंडार की व्यवस्था करने लगे। तो भंडार के लिए लोगों ने क्या किया? तो लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए ताकि उन अनाजों को उनमें रखा जा सके। बर्तन बनाए, साथ ही टोकरियां बुनी, टोकरियां
बुना गया और जमीन में गड्ढे खोदे गए ताकि उनमें अनाज का भंडारण किया जा सके। गड्ढे खोदे गए। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि जमीन के अंदर भी लोग गड्ढे खोदने लगे ताकि अनाज का उसमें भंडारण हो सके। अब इसमें अनाज के भंडारण की एक बेहतर तरीका है और वो है जानवर, है ना, वो है पशुपालन, यानी जानवरों को पालना। ये भी जो है भंडारण मीन्स क्या कि लोगों को किसी भी समय यानी कि विपत्ति के समय, है ना, उनको अनाज की सुविधाएं मिल सके, भोजन मिल सके, यानी कि जब एडवर्स सिचुएशन हो तो उस समय उस परिस्थिति में लोगों को अनाज मिल सके, इसीलिए इसे भंडारण कहा जाता है। और लोगों ने भंडारण के लिए एक बेहतर तरीका अपनाया जिसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। चलिए, तो जानवर जो चलते फिरते खाद्य भंडार कहलाते थे, जिनसे हम लोग दूध, गाय को पालते थे तो लोग दूध लेते थे, गाय को पालने से दूध मिलती थी, फिर गाय के मांस वगैरह सारी चीजें, ये पशुपालन ही कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। खाद्य मीन्स जो खाने योग्य होते हैं, जिनसे कुछ मिलता हो, खाद्य, और भंडार जिनका संरक्षण किया जा सके जिस अनाज का, इसलिए हेतु तो विपत्ति के समय वो हमें भोजन यानी कि खाना प्रदान कर सके। तो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती थी। लोगों ने जानवरों की देखभाल करना आरंभ किया। तो इससे उनकी और संख्या बढ़ी। जिससे हमें दूध मिलता है। जानवरों से खाने के भोजन के लिए भोजन व अन्य कार्यों के लिए मांस भी मिलते थे।
अतः पशुपालन भोजन के भंडारण का एक बेहतर तरीका है। तो आप देख सकते हैं कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, अर्थात जानवर जो बच्चों को जन्म देते थे तो इनसे उनकी संख्या बढ़ती थी, और लेकिन यदि लोग उन जानवरों की देखभाल करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, तो इस तरह से उनकी संख्या और बढ़ती थी और उनसे हमें दूध जैसे उत्पाद मिलते थे। साथ ही जानवरों से हमें भोजन के लिए व अन्य वस्तुओं के लिए, किसी अन्य कार्यों के लिए उनसे मांस जैसी चीजें भी मिलती थी। इसीलिए अतः जो पशुपालन है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के भंडारण का एक तरीका है, एक बेहतर तरीका है। तो भंडारण के एक बेहतर तरीका में से हमारा पशुपालन भी कहलाता है। चलिए, अब है हमारा कि आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक व पशुपालकों के बारे में पता करें। आखिर जो पहले प्रारंभ में पूरा पाषाण काल, प्राचीन काल में जो आरंभिक समय था, उस समय जो किसान कृषक होते थे, और या फिर सबसे पहले जो किसान कृषक जिन्होंने खेती सीखकर खुद लोग जो है जिन्होंने खेती किया हो, उसे कैसे कहते हैं? तो आरंभिक कृषक किसान और जो पशुपालक होते थे, यानी जो पशुओं को पालते थे, उनके बारे में पता करें। तो कैसे हमें जानकारी मिलती है? तो पूरा स्थल जो होते थे, पूरा स्थल मतलब ऐसा स्थान जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं मिलती थी, जिनका लोगों ने कभी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया था और बाद में उन स्थलों पर छोड़ दिए थे उन वस्तुओं को। तो ऐसे स्थलों को पूरा स्थल कहते हैं जहां पर प्राचीन समय की चीजें मिलती है। उस स्थलों को क्या कहते हैं? पूरा स्थल कहते हैं। और इसीलिए नव पाषाण जो पूरा स्थल होते थे, है ना, 3 तरह के पूरा स्थल हैं। एक पूरा पाषाण पूरा स्थल, एक है मध्य पाषाण पूरा स्थल और एक है नव पाषाण पूरा स्थल। तो नव पाषाण पूरा स्थल जो थे, जैसे नव पाषाण पूरा स्थल, नव पाषाण पूरा स्थल जिनमें थे भीमबेटका पूरा पाषाण पूरा स्थल है। नव पाषाण पूरा स्थल जिनको आज हम लोग बुर्ज होम जिन्हें आज हम वर्तमान में कश्मीर के नाम से जानते हैं, कश्मीर, ये सब पूरा स्थल है बुर्ज होम। फिर है मेहरगढ़, महागढ़ा, चिराद, ये सब क्या है? नव पाषाण पूरा स्थल था। बुर्ज होम जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं वर्तमान में कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो ये सब नव पाषाण युग में क्या था कि पुरातत्वविद, ऐसे लोग जो कि पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते थे, तो पुरातत्वविदों को
इन पूरा स्थलों से कृषकों व पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषक और आरंभिक कृषक और पशुपालक कहाँ रहते थे? इन्हीं नवपाषाण पुरास्थल जैसे बुर्जहोम, मेहरगढ़, महागढ़ा, वे इन महाद्वीपों में मिलते हैं। वे इन महाद्वीपों में भी महाद्वीप उपमहाद्वीपों में भी मिलते हैं। वे इन उपमहाद्वीप में मिलते हैं। चलिए, उपमहाद्वीप में ये जो है आरंभिक पहले के जो सबसे पहले जो कृषक और पशुपालक होते थे वो कहाँ से, यानी खेती कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले जो बुर्जहोम है वहां से, जिसको आज हम लोग कश्मीर कहते हैं। साथ ही साथ मेहरगढ़ में कृषक थे, पशुपालक थे, और खासकर पश्चिमोत्तर में खासकर पश्चिमोत्तर में और आधुनिक कश्मीर में और पूर्व और दक्षिण में पाए गए। तो ये जो कृषक यानी किसान, जो आरंभिक जो पहले के जो किसान पशुपालक थे, वे कश्मीर में पाए गए, पश्चिमोत्तर के इलाके में, पूर्वी और दक्षिण में पाए गए। तो इनके मिलने के प्रमाण क्या थे? तो प्रामाणिक तौर पर वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों के अवशेष और जानवरों की हड्डियां मिले। अब देख सकते हैं, साथ ही जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं। तो आरंभिक कृषक खासकर पहले कहाँ मिले? तो पश्चिमोत्तर, आधुनिक कश्मीर जिसे बुर्जहोम कहा जाता था पहले, फिर पूर्व और दक्षिण में। प्रमाणिक क्या है, क्या प्रमाण थे जिनसे हम बता सकते थे कि नहीं, कृषक जो है और जो पशुपालक थे यही मिलते थे? कि वैज्ञानिक खुदाई में जो पौधे होते थे और उनके जो अवशेष थे, तो वैज्ञानिकों की खुदाई में मिले पौधों के अवशेष और जानवरों की हड्डियां, साथ ही जले हुए अनाज के दाने। शायद ये गलती से भी अनाज के दाने जल गए होंगे या फिर जानबूझकर को जलाया गया होगा। फिर वैज्ञानिक
वैज्ञानिक इन अनाज के अवशेषों का अध्ययन कर सकते थे। अवशेषों का अध्ययन किए होंगे, का अध्ययन कर सकते थे। दूसरा, वैज्ञानिक उपमहाद्वीप के उन क्षेत्रों में कई प्रकार की फसलें भी उगाई गई। तो वैज्ञानिक जानवरों की हड्डियों का भी अध्ययन कर सकते हैं।